गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेरणा फार्मा। तो अब जैसे कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स फिनिश कर चुके हैं एंड फार्माकोडायनामिक्स शुरू करने वाले हैं, तो मैंने सोचा आज का मैं वीडियो थोड़ा सा बातों के ऊपर बनाती हूँ, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, कुछ जनरल बातें करते हैं। हर समय पढ़ाई की बातें करेंगे तो क्या है कि फिर उससे बड़ा बोरिंग सा भी लगता है, बोर्डम होता है। सो वी नीड टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो इन बिटवीन द कोर्स। सो वैसे भी आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक था एंड देन एज अ रिजल्ट आई वॉज रियली नॉट इन अ मतलब थकी हुई थी मैं एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड समथिंग अ लेक्चर। सो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपसे कुछ मोटिवेशनल बातें करती हूँ। नाउ एक कहानी सुनाती हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक। एक कहानी है, छोटी सी है, कि एक गांव में दो लकड़हारे होते हैं। लकड़हारे जो कि लकड़ी काटने का काम करते हैं और दोनों आरी से आरी लेकर अपने जंगल में जाते हैं, वहाँ पे लकड़ियाँ काटते हैं। अब क्या होता कि जैसे एक दिन में पहले तो दोनों लकड़हारे 10-10 लकड़ियाँ अपनी डेली काटते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि पहला वाला लकड़हारा जो है डेली का, फिर उसका थोड़ा सा एवरेज बढ़ने लग गया एंड वो जैसे दिन में 4 घंटे जाता और लकड़ियाँ अपनी काट के ले आता। दूसरा लकड़हारा पूरा दिन भर अपनी लकड़ी काटता रहता और फिर भी उसकी लकड़ी उतनी नहीं कट पाती जितनी की पहले वाले की थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे हुआ कि जो सेकंड लकड़हारा था वो दिन में पूरा दिन लगा रहता, तब जाके 2-3 लकड़ियाँ काट पाता था, और जो पहला लकड़हारा था वो जाता 3-4 घंटे में अपने पूरी लकड़ियाँ काट के ले आता। सो द सेकेंड पर्सन ही गोज टू द फर्स्ट पर्सन एंड उससे पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न, हाउ कम तुम्हारा आउटपुट इतना ज़्यादा है। मैं दिन भर अपना ये लकड़ी काटता हूँ खेत गांव में जाके एंड स्टिल मेरी लकड़ियाँ 2-3 से ज़्यादा नहीं कट पाती हैं, जबकि तुम दिन में सिर्फ 4 घंटे जाते हो और 10 से 1 लकड़ियाँ काट के ले आते हो। तो इसका क्या रीज़न है, मुझे भी बताओ। सो द फर्स्ट वन सेज कि देखो, मैं 4 घंटे जाता हूँ और उतनी ही लकड़ी काट के लाता हूँ जितनी तुम दिन भर में भी नहीं काट पाते, उससे ज़्यादा। और इसका सिर्फ एक रीज़न है कि मैं बाकी टाइम में जो मेरी आरी है उसकी धार को मैं तेज करता हूँ। तो मैं सारे टाइम लकड़ियाँ नहीं काटता रहता हूँ, मैं सारे टाइम जस्ट एक काम नहीं करते रहता हूँ, मैं बाकी टाइम में बैठ के अपनी उस आरी को तेज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर अपना एक एसओपी बनाए बिना, अपना एक प्लानिंग किए बिना, अपना टाइम मैनेजमेंट किए बिना, कंटिन्यूसली अगर कोई पर्सन वर्क करता है, कंटिन्यूसली अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, उसका कोई फ्रूट नहीं निकलता। इट डजंट गिव यू एनी रिजल्ट्स। सो अगर आपको चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ाई करी और 5 घंटे पढ़ाई करके मुझे कुछ याद नहीं रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसी पढ़ाई बेकार है। आपके 5 घंटे भी बेकार गए और आपको फिर बाद में कॉन्फिडेंस भी लूज़ करोगे। इसके बजाय जैसे कि देखो, पहले पर्सन ने क्या किया, 4 घंटे काम करता था, 4 घंटे अपनी आरी की धार को तेज करता था। इसका क्या मतलब है? प्लानिंग करता था वो। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम काम करे जा रहे, वो अपनी आरी की धार को तेज कर रहा है ताकि अगले दिन जब वो लकड़ी काटने जाए तो वो उतनी ही लकड़ियाँ काट सके जितनी पहले दिन काट रहा था। इसका मतलब ये है कि आप भी जब अपनी पढ़ाई करो, आप भी जब अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो, तो सारे टाइम बिल्कुल एक कोलू के बैल की तरह नहीं पढ़ते रहो। आप स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करो। भाई मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई पूरी करनी है, ठीक है। हम एज अ डॉक्टर, हमें सब कुछ आना चाहिए। पेशेंट आएगा हमारे सामने तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था किताब में, इसलिए मैं देखो इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं बोल सकते हम। आना सब कुछ है हमें, लेकिन एज अ स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट डालना है, किस चीज़ पे कम एफर्ट डालना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको रटना है, क्योंकि वो एक लॉन्ग आंसर लिखना है आपको। लॉन्ग आंसर कैसे लिखोगे? तो मेमोराइज करना पड़ेगा, बिना मेमोराइज किए तो कुछ नहीं होगा। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे? एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। अच्छा, शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे? शॉर्ट नोट में हमें प्रॉपर पैटर्न आना चाहिए लिखने का, ताकि आपका आंसर दिखने में सुंदर लगे,
आप प्रॉपर उसे हाईलाइट करके लिखो और उस आंसर को पढ़ के टीचर आपको मार्क्स दे। यही तो चाहिए ना हमें। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं आती है, इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को के लिए अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करना पड़ता है कि ओके, मैंने आज सपोज एंटी हाइपरटेंसिव्स का चैप्टर पढ़ा तो पढ़ के बस रख दिया, ऐसे नहीं। जब आपने एंटी हाइपरटेंसिव का चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स थी, छोटा सा वो स्टिकी नोट्स आते हैं, उनमें आप समरी बना के अपनी किताब के साथ साथ चिपकाते रहो, या आप एक अपना अलग से डायरी बना लो, रजिस्टर बना लो और उसमें चिपकाओ। समरी बना लो हर चीज़ की। जब आप एक लंबा 2 पेज का कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, अगली बार आपको वो 2 पेज दोबारा ना पढ़ने पड़े, इसलिए उस पर्टिकुलर 2 पेज की एक समरी बना के वहाँ चिपका लो। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे करोगे तो उससे क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल गो फॉर अ सेकेंड रिविजन, वो जो चिपकाई हुई शॉर्ट नोट है ना, वो जो चिपकाई हुई समरी है, वो आपको बहुत काम आएगी। सिर्फ उसे पढ़ने की ज़रूरत है, आपको 2 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ टाइम जब पढ़ोगे ना तो वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। कोई भी उसमें से कुछ भी सवाल पूछ ले, आप उसे जवाब दे सकते हो। तो स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करनी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस लिखने की भी आदत आनी चाहिए। अच्छा, अब आजकल कैसे हो गया, एक अलग तरीके का पैटर्न आ गया है, क्या, केस स्टडी, केस प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, केस बेस्ड लर्निंग। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैंने आपको ग्लॉकोमा पढ़ाया, है ना, अब मैंने आपको पढ़ा दिया ग्लॉकोमा क्या होता है, कितने प्रकार का ग्लॉकोमा होता है, ग्लॉकोमा का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और ग्लॉकोमा में आप क्या दवाई दोगे, कौन से ग्लॉकोमा में कौन सी दवाई दोगे, ये मैंने आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या आएगा कि हॉस्पिटल में एक ऑफ्थेल्मोलॉजी ओपीडी में एक केस आया जिसमें ये पाया गया, ये सिम्टम्स थे, ये साइंस थे, ऑन एग्जामिनेशन ये पाया गया, डायग्नोसिस ग्लॉकोमा बना। अब इस ग्लॉकोमा के मरीज को आप क्या दवाई दोगे, है ना, उस दवाई से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आप मरीज को कैसे समझाओगे। ठीक है, अगर मरीज आपके पास आता है रात में, या आपके फ़ोन करता है, या मरीज़ इमरजेंसी में आता है, तो जैसे मान लो मरीज़ इमरजेंसी में आया, तो फिर आप उसे कैसे मैनेज करोगे। तो ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस उल्टे तरीके से पूछे जाएंगे। फार्माकोलॉजी आपको मैंने पढ़ाई सीधे तरीके से, आपने सोचा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसी ही चीज़ अपन को याद करके लिखनी है, पर ऐसा हुआ नहीं, क्वेश्चन आपको उल्टे तरीके से पूछा गया। तो ये ट्रिक है, क्योंकि कल को आप बनोगे डॉक्टर। अब डॉक्टर बन के आपके सामने मरीज आएगा ग्लॉकोमा का, तब आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल क्या आएगा कि इसको दवाई क्या देनी है। अरे मैडम ने ऐसे तो बताया ही नहीं था कि ये दवाई क्या देनी है इसको। तब आप फार्माकोलॉजी आपको आती है, डायग्नोसिस करना आता है, लेकिन आप उन दोनों को जोड़, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इनटू योर क्लिनिकल साइड एंड मेक इट क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो देखो, अभी स्टार्टिंग के हमारे जो चैप्टर्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ये सब आपको अभी लगेंगे थियोरेटिकल, लेकिन ये बेस होता है फार्माकोलॉजी का। और जब ये ख़त्म होने के बाद हम सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पे आएंगे और हम एक दवाई का बहुत अच्छे से समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, इंटरैक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और फिर हम उस दवाई का क्लिनिकल एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे एक बीमारी में इस दवाई को आप किस तरीके से यूज़ करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच माई लेक्चर्स नॉट जस्ट टू बिकम अ फार्माकोलॉजिस्ट, वॉच माई लेक्चर्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। दैट इज़ माई मोटिव। और इस मोटिव के साथ मैं अपने लेक्चर्स को बनाऊंगी, इस पे पोस्ट करूंगी, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात को यूज़ करें, इस बात का बेनिफिट उठाएं और अपनी फार्माकोलॉजी अच्छी करें। एज अ गुड डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe my channel and comment on it. Tell me what you think about the videos and what all topics should we take. If necessary, we can break the schedule and then we can take those lectures also.
थैंक यू सो मच।